ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर ASD और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब इसी की तरह जैसे ADHD होता है, एस्पर्जर सिंड्रोम होता है, या फिर इसमें जितनी भी तरह की वैरायटीज़ हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर क्या होता है कि जैसे इसमें फिजिकल ग्रोथ बच्चे की नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ नॉर्मली हो रही है। 4 साल का बच्चा है तो जितना वजन उसका होना चाहिए 18-20 kg तक का वजन तो बच्चे अचीव कर रहे हैं। बच्चे का जो मसल बिल्ड होना चाहिए प्रॉपर है, हाइट जो होनी चाहिए प्रॉपर है, सब कुछ 4 साल के बच्चे के हिसाब से डेवलप किया। 4 साल के बच्चे के हिसाब से डेवलप क्या नहीं किया, तो उसका माइंड डेवलप नहीं किया। तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिले जब कभी भी होता है, किसी भी केस में होता है, तो उसमें अब देखा जाता है कि वो ऑटिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ऑटिज्म है, ADHD के सिम्टम्स हैं तो ADHD है। मेजॉरिटी जिसके सिम्टम्स की होती है हमारा डायग्नोसिस वो होता है। हर सप्ताह में 10 से 15 पेशेंट्स हम नए देखते हैं, ऑनलाइन में जो कंसल्ट होता है, या फिर ऑफलाइन में तो लोग आते रहते हैं, अलग अलग स्टेट से हमारे यहाँ आते हैं। ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते हैं, ज़्यादा दिन के लिए हम बुलाते भी नहीं हैं, किसी को ज़्यादा परेशानी होगी किसी नए जगह में आके आपको, तो इसके लेके हम लोग क्या करते हैं कि 1 सप्ताह तक के लिए ही बुलाते हैं कि 1 सप्ताह तक के लिए आप हमारे यहाँ आएँ, प्रॉपर बच्चे का असेसमेंट कराएं और आप सही से चीज़ों को समझें कि इसमें क्या ज़रूरी है, वो सीख के फिर अपने घर जाएं, वहाँ से ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहें तो जुड़ जाएं, और तब आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को जब हम देखे रहेंगे तो पता होगा कि उसमें किस तरीके से बताना है। तो ये जो भी बच्चे सप्ताह में, जैसे मैंने 10-15 कभी कभी 20-20 बच्चों को देखा जाता है, तो इन जो जितने भी बच्चों को हम देखते हैं, इन सब में ज़्यादातर केसेस में यही न्यूरो डेवलपमेंटल डिले ही मिला है। ज़्यादातर ऑटिज्म के केस मिलते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर, वर्चुअल ऑटिज्म, सोशल कम्युनिकेशन डिजॉर्डर, यही सारी चीज़ें मिलती हैं। GDD एक टर्म होता है, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। इसमें क्या होता है ना कि या तो फ्रीक्वेंट सीजर बच्चे को आ रहा है और लगातार एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होता है, जो सीजर के केस में दिया जाता है, उस पर ज़्यादातर दिन रहा है, या फिर ज़्यादा दिन तक सीडेटिव ड्रग्स दिया गया है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिया गया है, उसकी वजह से, या फिर डाउन सिंड्रोम वगैरह केस में बच्चों को क्या होता है ना कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का एक टर्म लिखा जाता है, जिसमें कि फिजिकल ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है और न्यूरो डेवलपमेंटल मतलब न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है। नहीं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिले ही होता है, तो इसीलिए वो इस कैटेगरी में आते हैं। और जिनमें दोनों हो उनमें मतलब कि फिजिकल उनका भी ये माइलस्टोन डिले हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन डिले हो रहा है, वो होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, अब ज़रूरी ये है कि सही से डायग्नोसिस करना। अब जैसा मैंने बताया कि सप्ताह में 15 से 20 नए लोगों को देखा जाता है, सारे लोगों में लगभग लोगों उसमें तो मतलब उनका रेशियो 90% का आप ये निकाल सकते हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि वो गए और किसी डॉक्टर ने के पास वो गए और उसने 5-10 मिनट देखा और कहा कि इसको ऑटिज्म है। 90% केसेस में आप लोग ध्यान दीजिएगा बात। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे लोग हमारे टीम से, कोई तो बता रहे थे कि फ़ोन आया था, बात हो रही थी कि मतलब कि बच्चे को लेके गए किसी डॉक्टर के यहाँ, वो पता नहीं बच्चा मतलब कि थोड़ा हाइपर था, कुछ सामान उठा के फेंक दिया या फिर डॉक्टर की तरफ चला दिया, फेंक दिया, मार दिया, क्या हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ था। तो डॉक्टर ने उसको सीवियर ऑटिज्म लिख दिया कि इसको सीवियर ऑटिज्म। तो अगर डायग्नोसिस इमोशन के बेस पे या फिर सेंटी होके या फिर गुस्सा होके या फिर ये लगता है कि हम बहुत पुराने हैं तो इसलिए बस एक बार देख लिए और उसी में डायग्नोसिस कर दिए, तो अगर इस तरह से डायग्नोसिस होगा तो वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और सही से डायग्नोसिस जब बच्चे का नहीं होगा तो प्रोग्नोसिस मतलब सुधार की संभावना का क्या ही कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि डायग्नोसिस ज़रूरी है।
तब उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान जरूरी है। अभी लास्ट वीक मैंने देखा था, एक दिन 4-5 लोगों को एक ही दिन लगातार देखा गया, तो उसमें सूरत से, गुजरात से एक बच्ची है, एक बच्चा, उसके पिता हमारे साथ कनेक्टेड थे, तो वो बता रहे थे कि मतलब कि बच्चे को जब उनको समझ में आया कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो खुद भी लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं शायद, तो उन्होंने बोला कि जो भी डॉक्टर ये में थे, संपर्क में थे, पहले उनके पास ले गए, फिर नहीं समझ में आया तो न्यूरो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के पास लेके गए। उन लोगों ने देखा, उसके बाद फिर कहीं सजेस्ट कर दिया कि थेरेपी के लिए आप लेके जाएं, तो वो थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं। अब उस बच्चे में 2.5 साल का बच्चा है और उसमें थेरेपी क्या क्या चल रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। डायग्नोसिस में क्या है, तो कुछ भी उन लोग को अभी समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या, कि लग रहा है कि ऑटिज्म है लेकिन कुछ डायग्नोसिस नहीं हुआ। जबकि हमने के बच्चे को देखा तो हमने बता दिया, सारी बातें समझा दी। जो कुछ भी अगर डायग्नोसिस हो रहा है तो उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हमको ये लग रहा है ऑटिज्म है तो ऑटिज्म ही होगा, ऐसे लगने से नहीं होता। उसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। प्रॉपर क्राइटेरिया कुछ भी नहीं, इसके लिए कोई जांच नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई मापदंड नहीं। बस ये समझिए कि बच्चे को वॉच करना, प्रैक्टिकली जब तक सोचेंगे नहीं तब तक सही से नहीं कर पाएंगे काम। और हर चीज़ को कॉपी नहीं करना होता है। जो बना बनाया रूल रेगुलेशन आया है वो बिल्कुल सही है, मानना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हम प्रैक्टिस, इसका नाम क्यों है, ये प्रैक्टिस कहा जाता है ना। बहुत सारे डॉक्टर, वकालत में भी होता है कि इतने साल से प्रैक्टिस में है, डॉक्टर का भी बोला जाता है कि इतने साल से प्रैक्टिस में। मतलब प्रैक्टिस मतलब क्या होता है ना, ये अभ्यास की चीज़ है। ये सब कुछ जानते हुए भी डेली कुछ ना कुछ नया नया हम लोग को सीखने मिलता है। हम तो सब कुछ नहीं जानते हैं, हम तो उतने ये नहीं है, अभी तो सीखने के फेज में हैं, लेकिन डेली कुछ पेशेंट लोग ऐसा सिखा देते हैं कि उससे समझ में आता है कि अच्छा अच्छा ऐसा है। तो डेली 50 लोगों 100 लोगों से गेट टुगेदर जो हमारा होता है, तो उन लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसलिए इस चीज़ को प्रैक्टिस बोला जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में जब आदमी है तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना उसके मतलब ये में हॉबी में होना चाहिए, वो शुमार होना चाहिए, डेली रूटीन में, उसके एडीएल में, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में उसका एक्सपेरिमेंट करना होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या कि हर केस को थोड़ा अलग तरीके से डील करने का तरीका। तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा फ्रेशनेस, थोड़ी सी फ्रेशनेस आती है, थोड़ा नयापन आता है अप्रोच में। जैसे कि मैंने बताया था ना ब्रशिंग के वीडियो में, उसके बारे में फिर बताया था कि किसी ने लिखा था कि विलबार्गर्स अप्रोच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपका रॉन्ग अप्रोच है। जो मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे कैसे करना चाहिए, मतलब कि उसमें कह रहे हैं ये महाशय जिन्होंने बताया था, समाज सुधारक महाशय, ये कह रहे थे क्या, या फिर कोई लेडी भी हो सकती है, जो भी हो, तो इनका कहना ये था कि मतलब मैंने जो जेनाइटल रीजन में आसपास में, मतलब डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट छोड़ के आसपास में जो ब्रश चलाने का बोला था, तो उसमें कह रहे हैं कि ये उस प्रोटोकॉल में नहीं आता है। तो उसी तरह की बातें हैं कि सारी चीज़ें लिखी लिखाई अगर करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको सिचुएशन बेस्ड प्लान रेडी करना होता है, और हम कंजर्वेटिव अप्रोच और प्रिवेंटिव अप्रोच अपना रहे थे। इसमें इसका कोई रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। तो ये अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम उसी बारे में ये बात करते हैं कि उसे वही सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं पेरेंट्स को कि आप ये सारी चीज़ें देखोगे, समझोगे, तभी जाके आपके बच्चा आपके समझ में आएगा, आपके कंट्रोल में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी या ट्रीटमेंट एनडीटी जो होता है, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट और थेरेपी जो होता है, इसमें सबसे अहम चीज़ होती है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में थोड़ा बता दें। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या होता है कि जैसे अभी बहुत बारी चर्चा की है ना कि ऑटिज्म और एडीएचडी, उसी में सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर एक टर्म आता है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर का मतलब होता है सेंसरी इंटीग्रेशन का डिसफंक्शन। मतलब क्या है कि सेंसरी इंटीग्रेशन ये कि कोई किसी भी तरह का हमारा जो सेंस ऑर्गन्स होता है ना, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है, तो ये सारी चीज़ें जो ये हमारे स्पेशल सेंस के ऑर्गन्स हैं,
अब ये क्या करते हैं कि जो भी स्टिमुलस लेते हैं, सेंसरी स्टिमुलस, तो वो सेंसरी स्टिमुलस लिए उसको क्या करेंगे, वो जाएगा ब्रेन को, और वो स्टिमुलस वहाँ से प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होकर उसका मोटर रिस्पॉन्स आता है, तब उस स्टिमुलस का एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है। तो वो होता है सेंसरी प्रोसेसिंग फंक्शन, सेंसरी इंटीग्रेशन का फंक्शन। मतलब क्या कि जैसे कोई हमारा नाम बुलाया, तो भले भी हम नहीं देख रहे हों, लेकिन दूर से सुन लिया, तो मेरा नाम जैसे ABCD जो भी है, तो किसी ने बुलाया तो समझ में आया कि मेरे को बुला रहा है। हो सकता है कि उस नाम के और सारे लोग भी वहाँ पे हों, लेकिन अगर दूर से हम सुनेंगे, कहीं मार्केट में गए हैं, कहीं मॉल में गए हैं, कहीं भी सिनेमा हॉल में गए हैं, अगर कोई मेरा नाम लेके बुला रहा है, तो हमको क्या होगा कि क्यूरियोसिटी होगी ना कि कौन है भाई, कौन यहाँ मेरे जानने वाला, तो हम पीछे घूम के देखेंगे ना। ये हमारा सेंसरी इंटीग्रेशन फंक्शन ये प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अब इन बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है कि ये क्या करते हैं कि उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो भी सेंसरी स्टिमुलस वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। कुछ चीज़ों में करते हैं जो उनके मतलब की चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में अवेयर हैं, बाकी चीज़ों के बारे में अवेयर होते भी नहीं है, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर का एक वीडियो जो मैंने बनाया है, वो अभी इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें बताई गई। तो हम बात कर रहे थे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी में एक जॉइंट कंप्रेशन एक टर्म आता है, जॉइंट कंप्रेशन। अब जॉइंट कंप्रेशन सुनने में कितना इजी लग रहा है कि जॉइंट होगा, उसको कंप्रेस करना है, बस इतना ही सा है जॉइंट कंप्रेशन। लेकिन ये न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट का सबसे अहम पार्ट है, सबसे अहम अप्रोच है। सेंसरी प्रोसेसिंग तो बहुत इजी चीज़ है, उसको बस समझ लेना है कि ऊपर से नीचे करना, कि नीचे से ऊपर करना, कहाँ कहाँ करना, इतना समझ के बस अपने से कर लेना है। लेकिन जॉइंट कंप्रेशन में 90 to 95% लोगों को मैंने देखा है कि गलत करते हुए। उनके हिसाब से वो चीज़ें सही है, लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अब इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, इसी के बारे में ये वीडियो है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जॉइंट कंप्रेशन करने का मकसद, हमारा उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में जब न्यूरो डेवलपमेंटल फंक्शन के बारे में जानेंगे, न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, तो इसमें इंटेरोसेप्टर्स मिलेंगे, प्रोप्रियोसेप्टर्स मिलेंगे, अलग अलग रिसेप्टर्स की बात हो रही है। जैसे सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स हम बोलते हैं ना कि ये जो हमारा एपिडर्मिस है इस पे मौजूद होते हैं सेंसरी नर्व के रिसेप्टर्स, तभी तो हम फूंकते हैं या फिर एक चींटी, एक मच्छर भी चलता है तो पता चल जाता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली चल रहा है। अब हम बात कर रहे थे प्रोप्रियोसेप्टर्स की। प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो प्रोप्रायोसेप्टर्स जो भी होते हैं हमारे जॉइंट जहाँ जहाँ पे हैं, उसके कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं जॉइंट के आसपास में, उस कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं प्रोप्रियोसेप्टर्स। इनका मेन काम क्या होता है कि काइनेस्थेसिया मतलब कि ये सेल्फ बॉडी अवेयरनेस, मतलब अपनी बॉडी का अवेयरनेस, बॉडी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बॉडी मूवमेंट मतलब बॉडी अवेयरनेस। बॉडी अवेयरनेस क्या होता है कि जैसे हमको पता है ना कि ये हाथ है, अब कोई कहेगा कि इसको ये करो, मुट्ठी बांध दो तो मुट्ठी बांध देंगे, बोलेगा खोल दो तो खोल दिए। कोई कहेगा कि इसको ऐसे टिपिंग करो तो थंब और लिटिल फिंगर को टच करो, मैंने किया। थंब रिंग फिंगर को टच करो, मैंने किया। थंब मिडिल फिंगर को करो, किया। थंब इंडेक्स फिंगर को करो, किया। ये बॉडी अवेयरनेस है, इसलिए हम कर रहे हैं। बच्चों को आप करवा के देखिए, इस तरह के बच्चों को, उनको नहीं समझ में आएगा। तो क्योंकि वो अवेयर नहीं, उनमें काइनेस्थेटिक सेंस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ। सेंसरी प्रोसेसिंग डिजॉर्डर है उनमें, कुछ सेंसरी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ बच्चों में, कुछ में अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ में सेंसरी डिफेंसिवनेस का नेचर है। तो ये सारी चीज़ें जब ये हैं, तो इन्हीं को प्रॉपर डेवलप करने के लिए हम करते हैं जॉइंट कंप्रेशन। अब जॉइंट कंप्रेशन के बारे में बहुत तरह के चैनल्स हैं, बहुत तरह के अननेसेसरी बातें कि इसमें बताता है लोग, इसमें ये भी दबाना होता है, इसमें आपको ये भी दबाना होता है, इसमें आपको ये भी दबाना होता है। ये जॉइंट है, ये फिंगर है। तो ये जॉइंट कंप्रेशन वो न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट का सबसे अहम पार्ट है।
ये इसके एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर गलत तरीके से करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। किसी को फोर्स नहीं पता है, ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वहाँ भी नुकसान कर सकता है, सबलक्सेशन वगैरह हो सकता है जॉइंट के आसपास में। कहीं खींच के कुछ आप डैमेज ना करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू का इंजरी ना कर दें, ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने योग्य होती हैं। तो इसलिए सही से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमने मोटा मोटी बता दिया कि जॉइंट कंप्रेशन का रोल क्या होता है। बस ये समझिए कि बच्चे को अगर सेंस नहीं है किसी चीज़ का, मूवमेंट का, उसको कहेंगे कि ये करो, ऐसे हाथ घुमाओ, ऐसे हाथ घुमाओ, हाय करो, बाय करो, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है बच्चा। नमस्ते करो, नहीं रिस्पॉन्स करता है। ये सारी चीज़ें जॉइंट कंप्रेशन प्रॉपरली करके ठीक की जा सकती हैं। बॉडी अवेयरनेस ही तो लाना है, बॉडी के मूवमेंट का अवेयरनेस ही तो लाना है। तो उसके लिए सही तरीके से जॉइंट कंप्रेशन करना जरूरी है। अब हम बताएंगे प्रैक्टिकली जॉइंट कंप्रेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो को अभी तो आपको पूरे ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले 2-3 बातें और इंक्लूड कर लें इसमें। न्यूरो डेवलपमेंट ट्रीटमेंट मैंने बोला, न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट जो होता है एडल्ट में भी होता है और बच्चों में भी होता है। बच्चों में स्पेशल किड्स जो होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है, तो इनमें थोड़ा अलग अप्रोच लेके चला जाता है। कुछ कुछ चीज़ें वही रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग होती हैं। एडल्ट में क्या होता है कि पैरालिसिस का पेशेंट आपने सब लोगों ने देखा होगा, हर किसी के आसपास में कहीं ना कहीं पैरालिसिस के पेशेंट मिलेंगे ही। ज़्यादातर लोग तो क्या होता है कि सही इलाज के अभाव में ज़िंदगी भर वैसे ही लूले लंगड़े टाइप हो जाते हैं। वो फिर उसके बाद नहीं से ये कर पाते हैं क्योंकि सही से उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ करना है। उसमें फिजियोथेरेपी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब फिजियोथेरेपी में जब स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन होता है ना, स्ट्रोक मतलब कि वही सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह हुआ, तो उसको स्ट्रोक का कंडीशन होता है वो। तो जब स्ट्रोक का रिहैबिलिटेशन करना होता है तो उसमें भी जॉइंट कंप्रेशन करना एक मस्ट ये है। तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो उसमें भी क्या होता है ना कि पेशेंट स्ट्रोक से पहले बिल्कुल सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल मूवमेंट कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, कोई हाथ से मोबाइल चला रहा था, कोई हाथ से बंदूक चला रहा था, कोई तो मतलब उसी और उसी साइड का पैरालिसिस हुआ, एक साइड का। तो ज़्यादातर केसेस में वही हेमीप्लीजिया मिलता है, मतलब एक साइड पूरे हाफ ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस। अब वो जो पैरालिसिस हो गया ना, तो क्या हुआ कि अब वो आदमी जो कि कट्टा, बंदूक और पेन और जो भी चला रहा था, जुबान सब कुछ चला रहा था, उसके बाद वो होने के बाद क्या है कि कुछ भी नहीं चला पा रहा। अब क्या है कि उसको कहिए कि थोड़ा हाथ उठाओ, तो अगर फ्लैसिड केस होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं उठेगा। थोड़ा बहुत मसल में पावर होगा तो क्या करें, धीरे 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 उठाएगा भी, तो ऐसे उसका हाथ उठेगा। जो हाथ ऐसे सीधा उठना चाहिए वैसे नहीं उठ के उसका हाथ ऐसे 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 थर 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 कांपते 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 ऐसे उठेगा। तो क्या है कि ये फ्लेक्शन करने आप बोलेंगे तो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, वो ऐसे कर रहा है, वो ये रॉन्ग मूवमेंट, फॉल्स मूवमेंट है। उसके बाद उस तरह के पेशेंट का हमेशा हाथ ऐसे करके रखे रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स किस लिए होती है पता है? ये हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो ब्रेन है ना, वो मूवमेंट पैटर्न भूल जाता है उस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब कि सेरिब्रम मतलब क्या कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। वास्कुलर मतलब क्या, ब्लड वेसल की बात थोड़ी। एक्सीडेंट मतलब क्या कि दुर्घटना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से फंक्शन डिस्टर्ब हुआ। अब फिर से मसल को री करने के लिए, हमारे माइंड को फिर से ट्रेन करने के लिए ये न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट होता है। तब फिर से मसल पावर री होता है, फिर से पेशेंट खड़ा होता है, फिर से सारी मूवमेंट उसकी वापस आती है। तो उसमें भी जॉइंट कंप्रेशन करना होता है। उसको कुछ भी फील नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जॉइंट कंप्रेशन करते करते कुछ समय के बाद धीरे धीरे मसल पावर आने लगता है। उसके लिए और सारे एक्सरसाइजेज प्लान किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉडी अवेयरनेस आने लगती है, धीरे धीरे उसको मूवमेंट का पैटर्न भी समझ में आने लगता है। तो उसमें भी ज़रूरी होता है, इसमें भी ज़रूरी होता है। तो ये तो हो गई ओवरऑल बातें जॉइंट कंप्रेशन के बारे में थ्योरी की। अब बात कर लेते हैं जॉइंट कंप्रेशन के प्रैक्टिकल की। तो इसको देखिए अच्छे से समझिए। ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, 5 उंगलियां दोनों में हैं, ठीक है। थोड़ा नज़दीक से देखिए। अब अंगूठे में आप सबसे पहले देखिए, ये एक यहाँ से मुड़ रहा है ना, ये मुड़ा, ये मुड़ा, ये मुड़ा। तो ये एक जॉइंट है। जहाँ भी जॉइंट होगा
तो दो बोन या दो से ज़्यादा बोन के आर्टिकुलर सरफेसेस आपस में आके आर्टिकुलेट करते हैं तो जॉइंट बनता है। जॉइंट क्यों बनता है, जॉइंट क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर बॉडी का मूवमेंट चाहिए है, तो इसके लिए जॉइंट जरूरी है। अब जॉइंट के आसपास में बहुत सारे आर्टिकुलर कार्टिलेज होंगे, उसके आसपास में उसके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, बहुत तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। तो अब क्या है ना कि इस जॉइंट को कैसे भी लेके प्रेस नहीं करना, इसको प्रेस करने का ढंग पता होना, पहले पता होना चाहिए जॉइंट है कहाँ का। तो ये अंगूठे की बात करें तो इसमें ये एक मोड़ है तो एक जॉइंट हुआ, और फिर इसी अंगूठे को यहाँ से भी मुड़ पा रहा है ये, तो ये दो जॉइंट हुआ। मतलब अंगूठे में होते हैं दो जॉइंट टोटल। अब इस उंगली में देखिए आप, ये एक यहाँ से मुड़ गया, देख रहे हैं, ये एक जॉइंट हुआ, फिर ये यहाँ से मुड़ गया, यहाँ बीच से ये दो जॉइंट हुआ, और ये फिर यहाँ से भी मुड़ेगा, तीन जॉइंट हुआ। मतलब ये जितना खांचा खांचा बना हुआ ये फाइलेंजेज हैं हमारे, और ये जॉइंट भी है। तो इसी तरह तीन तीन जॉइंट इसमें होते हैं, तो 12 जॉइंट, और अंगूठे में दो जॉइंट तो 14 जॉइंट, इसमें भी 12 और 2 14 जॉइंट, ये हो गए। इसके बाद अब क्या है कि अब इसमें कहीं जॉइंट नहीं है, अब आएंगे तो रिस्ट जॉइंट पे। रिस्ट पे हम मूवमेंट करते हैं, ये मोड़ ले रहे हैं, ये नीचे कर ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो ये रिस्ट जॉइंट है हमारा। इसके बाद आते हैं तो ये है हमारा एल्बो जॉइंट, और इसके बाद आते हैं तो ये है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो अपर लिम्ब में तो हमारे इतने जॉइंट हो गए। अपर लिम्ब मतलब अपर एक्सट्रीमिटी, बॉडी का कमर से ऊपर का भाग अपर लिम्ब में आता है, तो ये हो गया। अब लोअर लिम्ब में जब आप जाते हैं, मतलब कि कमर से नीचे जब आप जाते हैं, तो पैर में जब आते हैं तो ग्रेट टो जो अंगूठा होता है हमारे पैर का, उसमें भी दो जॉइंट होते हैं, और बाकी सारी उंगलियां जो होती है उसमें भी तीन तीन जॉइंट होते हैं। लेकिन उंगलियां काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ पाता होगा, समझ में नहीं आएगा कि हाँ कैसे होता है, क्योंकि इसमें तो क्लियरली दिख रहा है, उसमें क्लियरली नहीं दिखता। तो ये तो हो गए हमारे जॉइंट इतने, वो तो पैर का मैंने बता दिया। जस्ट अब जैसे इसमें रिस्ट जॉइंट है, उसमें एंकल जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट मतलब टखने का जोड़, जो एड़ी के जस्ट ऊपर में जो जोड़ होता है वो टखने का जोड़ बोलते हैं, वो एंकल जॉइंट है। जैसे इसमें रिस्ट जॉइंट है, उसमें एंकल जॉइंट है, ठीक है। अब उससे ऊपर आप आते हैं तो उसमें नी जॉइंट होता है, घुटने का जोड़, जैसे इसमें एल्बो जॉइंट है। उससे ऊपर आते हैं तो हिप जॉइंट होता है, जो हमारे हिप के सराउंडिंग में जो जॉइंट होता है जिसपे हम मूवमेंट करते हैं, तो वो हिप जॉइंट है। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है। तो ये होते हैं हमारे जॉइंट्स। इनको ही प्रॉपरली कंप्रेस करना होता है, और इनको कंप्रेस करके तब बॉडी अवेयरनेस डेवलप करी जाती है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा लोग वीडियो, इतना क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। अभी रात के 3 बजे ये वीडियो बन रहा है, इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया पूरा ये, उसके बाद सोचा कि ये करते हैं, क्योंकि दिल में समय नहीं मिलता। तो इसको अच्छे से देखना है, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ लेना है। हम चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे अच्छे से इस चीज़ को समझ पावें। अब तो ये तो बात हो गई कि इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसका कंप्रेशन कैसे करेंगे, ज़रूरी ये बात है, और यही समझना ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है कि ये जैसे हमारे फैलेंजेज हैं, फैलेंजेज मतलब ये उंगलियों में अलग अलग फैलेंजेज बोलते हैं इनको एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। कंप्रेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है, मतलब पैर के अंगूठे से शुरू करना है, और तब उसके बाद सारी उंगलियों का, पहले पैर का अंगूठा, फिर उसके बाद सारी उंगलियों का, उसके बाद फिर एंकल जॉइंट, फिर नी जॉइंट, फिर हिप जॉइंट, उसके बाद आते हैं हाथ में। अब चूंकि यहाँ पे डमी नहीं है इसलिए हम वो चीज़ बता नहीं पा रहे, आप हाथ से ही देख लीजिए, समझ लीजिए। ये जैसे हो गया हमारा, ये DIP बोलते हैं, डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट इसको बोलते हैं, डिस्टल इंटरफैलेंजेज बोलते हैं, ठीक है। तो DIP है ये, इसको बोलते हैं PIP, प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजेज। तो PIP मतलब कि बॉडी के नज़दीक जो प्रॉक्सिमल है इसको PIP बोलते हैं, जो इससे दूर है वो DIP है। तो बस इतना ही सा है। इसमें PIP, MIP, DIP, मतलब इसमें मिडिल वाला भी है तो इसलिए MIP। अब जॉइंट को कंप्रेस करने के लिए क्या करते हैं,
ये देखिए आप अच्छे से समझिए, ये हमारा जॉइंट है, इसको जब हमको कंप्रेस करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके जस्ट ऊपर में होल्ड कर लेते हैं। जॉइंट ऐसे हाथ रखे हुए हैं, पेशेंट ऐसे है, जस्ट इसके ऊपर में फिक्स कर लेंगे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जॉइंट है, मैंने जस्ट इसके ऊपर में फिक्स किया हुआ। ऊपर में फिक्सेशन के बाद से दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ेंगे और इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। मतलब यहाँ से एक फिक्स है और दूसरे हाथ से ये प्रेस करेंगे। तो जैसे स्प्रिंग होता है ना, पेन वेन में जो स्प्रिंग होता है, जो उसको दबाएंगे ऐसे तो छोटा होता है, वैसे ही जॉइंट को हल्का सा एकदम जेंटल प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं और 5 सेकेंड आपको होल्ड करना है। क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप इसके बारे में वेल ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम लोग तो 2-3 सेकेंड भी करते हैं तो चलता है, लेकिन आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है। और फिर उसको जैसे कंप्रेस किए हैं 5 सेकेंड होल्ड किए और फिर इसको छोड़ देना। खींचना नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन है, तो वो नहीं करना है, अभी कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसको कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। और 5 सेकेंड गिनने के लिए लोगों को बोलो तो बोलते हैं कि 1 2 3 4 5, मतलब कि ऐसे पकड़ा 1 2 3 4 5, मतलब कि वो 1 सेकेंड भी नहीं हुआ तब तक उनका 5 हो गया। तो वो नहीं करना है, पहले प्रेस कर दिए तब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हुआ। 10 रिपीटिशंस, मतलब कि कंप्रेस किए, 5 सेकेंड होल्ड किए, और आइडियल रिपीटिशन होता है 10 रिपीटिशन इसका करना है, कि मतलब इसी तरह 10 बार करना है। ठीक, ये हो गया। ये समझ लीजिए कि पैर का अंगूठा है, उसके बाद उसके बगल वाली उंगली। अब उसमें चूँकि छोटी छोटी उंगलियां हैं, बच्चों की तो उंगलियां और छोटी होती हैं, हमारे में भी पैर की उंगलियां बहुत छोटी होती हैं, बच्चों में तो काफ़ी ही छोटी होती हैं। उसमें अलग अलग जॉइंट का आपको नहीं करना है, उसमें सिर्फ एक बार में ये पकड़ना है, अंगूठे के पास में यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ पे फिक्स करना है और ऐसे पकड़ के और तब अंदर की तरफ कंप्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद बगल वाली उंगली ऐसे ही 5 सेकेंड्स होल्ड, और फिर उसके बाद कितने देर का रिपीटिशन, कितने टाइम्स का, 10 टाइम्स का रिपीटिशन ये करना होता है। ये सारी उंगलियां हो गई। उसके बाद इसी पैर में, पैर का हम बता रहे हैं, मतलब कि इसमें डमी दिखा रहे हैं लेकिन पैर का बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी पैर में जब आप आएंगे तो अब ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब होता है कि आपका ये एंकल जॉइंट ऐसे ही होता है, पैर ऐसे उठा हुआ और एंकल जॉइंट ऐसे। तो एंकल जॉइंट को फिक्स करने के लिए जहाँ पे मैंने ये वॉच पहना हुआ है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, एक हाथ से ग्रिप किया जाता है और दूसरे हाथ को ऐसे नीचे से प्लेस किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे पैर को पकड़ के ऐसे नचाना शुरू करते हैं, तो वो भाई टीए का स्ट्रेचिंग है, टेंडो एक्लेस का, काफ मसल का भी स्ट्रेचिंग उस तरह से किया जाता है। ये आपका कंप्रेशन नहीं है, तो ऐसे लेके इसको नचाना नहीं और ऐसे दबाना नहीं है, इसको नहीं दबाना, यहाँ पे ग्रिप करना। ये मान लीजिए कि जहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच पहना है, ये एक आपका हैंड ग्रिप हुआ, ये फिक्सेशन के लिए, और दूसरे हाथ से इसको, ये जो हाथ है इसको नीचे से ऐसे घुसा के यहाँ पे रखें और तब ऐसे कंप्रेस करें। यहाँ से फिक्स रहेगा, ऐसे कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, काफ़ी इफेक्टिव ये है। इसको भी 10 रिपीटिशन करेंगे। उसके बाद फिर आते हैं एल्बो जॉइंट में। एल्बो जॉइंट मतलब उसमें नी जॉइंट, यहाँ तो हम डमी के तौर पे दिखा रहे हैं, तो उसमें नी जॉइंट होगा। अब देखिए इसमें क्लियरली समझिए, ये मान लीजिए कि नी जॉइंट हुआ, घुटने का जोड़, जस्ट ऊपर में मैं जैसा मैंने बताया एक हाथ से ग्रिप कर लेना है, ये ग्रिप हो गया, और जस्ट इसके नीचे में दूसरे हाथ से ग्रिप कर लेना है और तब इसको क्लोज ले आना है। मतलब ऊपर वाला तो फिक्स रहेगा, ये ध्यान रहे कि ऊपर वाला हमेशा फिक्स रहेगा, और नीचे वाला जो है उससे कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे। ठीक है, फिर आता है हिप जॉइंट। तो क्या है ना कि ये समझ लीजिए कि ये बच्चा है, ये लेटा हुआ, सीधा फ्लैट लेटा हुआ। तो जब लेटा हुआ है तो क्या है कि हिप यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबलाइज है, उसका बैक स्टेबलाइज्ड है, हिप जॉइंट ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, तो हिप को पकड़कर स्टेबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हिप के पास हाथ रखें ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या करें, आपकी जांघ को दोनों ओर से बच्चे का ग्रिप करें, अपर थाई को ग्रिप करें,
ऐसे मान लिया कि ये 2 साइड है इसका, ये थाई है, एक इधर से पकड़े हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए ऐसा, एक इधर से पकड़े एक इधर से पकड़े और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कर रहे हैं। हिप चूँकि स्टेबलाइज्ड है तो बस इसको ऐसे दोनों साइड से पकड़ के एक ही पैर को एक बार में पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स होल्ड कर रहे हैं, रिलैक्स, 10 रिपीटिशंस कर रहे हैं। ये हो गया आपके लोअर लिम्ब का जॉइंट कंप्रेशन कंप्लीट। अब आते हैं अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में थोड़ा ट्रिकी है। क्या है कि इसमें सब जॉइंट्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले अंगूठे से अगर शुरू करते हैं तो ये क्या है कि सबसे पहले DIP क्या करेंगे। तो DIP क्या करने के लिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जॉइंट है इसको फिक्स करेंगे और दूसरे हाथ से कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे। फिर अब आता है इसका PIP। तो PIP के लिए यहाँ पे ग्रिप करेंगे, ये फिक्स हो गया, और हाथ से पकड़ के इसको कंप्रेस करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं, इसको कंप्रेस करेंगे, 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 10 रिपीटिशंस करेंगे। ये हो गया कंप्लीट। इसमें अलग अलग सबका PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, PIP, MIP, DIP, ये सब का कंप्रेशन बारी बारी से कर लेंगे। जैसे बताया गया है, ईमानदारी से, चोरी नहीं करना कि जल्दी जल्दी मार देते हैं लंबा हाथ, वो नहीं करना। अपने बच्चे के लिए करना है तो ईमानदारी से, ठीक। इसके बाद अब आती है बारी जॉइंट कंप्रेशन किसका, रिस्ट जॉइंट का। तो रिस्ट जॉइंट के लिए क्या करना होता है कि जैसे हैंडशेक आप किसी से करते हैं तो ऐसे 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 हाथ मिलाते हैं ना किसी से, ऐसे, तो ऐसे जो हाथ मिलाते हैं तो जस्ट वैसे ही बच्चे को पकड़िए और इधर से उसका ये करके ऐसे ग्रिप कीजिए और रिस्ट को यहाँ पे हल्का सा ग्रिप कीजिए, यहाँ फिक्स कीजिए और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस कीजिए। तो ये हो गया रिस्ट का। एल्बो के लिए सेम वैसे ही, जैसे कि ऊपर में ग्रिप करना, नीचे में ग्रिप करना, नीचे वाले से प्रेस करना। शोल्डर जॉइंट का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शोल्डर जॉइंट के लिए अगर बच्चे को लेटाए हैं तो 90 डिग्री पर एबडक्शन में लेके जाना होगा इसको, 90 डिग्री एबडक्ट करके, और तब इसको यहाँ से कंप्रेस करना होता है अंदर की तरफ। लेटा हुआ है तो एक हाथ यहाँ रख लेंगे। बैठा के अगर कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ कि प्रॉपर इसको ग्रिप करके और तब हाथ को ऐसे फ्लेक्स करके तब यहाँ से कंप्रेस करेंगे, तब जाके सही से कंप्रेशन होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही हाथ रखें, ऐसे ही ऐसे 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 कंप्रेशन करना, नहीं करना, गलत है। और ज़्यादा जोर से करेंगे तो फिर यहाँ पे मैंने बोला सबलक्सेशन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बोला जाता है ना कि सबसे पहले चीज़ों को अच्छे तरह से समझ जाएं तो उसको फिर से समझने का प्रयास करें बढ़िया से। ये करके सब तरह से जब क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट तभी उसको अप्लाई करें बच्चों को। तो ये है टोटल जॉइंट कंप्रेशन का हमारा ये। अगर इसको आप सही से फॉलो करेंगे तो 20-22 मिनट तो हमको लग जाता है करने में, मतलब हम लोगों को, हम प्रोफेशनल हैं। तो आप प्रोफेशनल नहीं है तो आपको 40 से 45 मिनट का समय लग जाना। अब अगर बच्चे को ठीक करना है तो इतना तो पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अब नहीं करना है, फॉर्मेलिटी करनी है, तो आप दूसरे के भरोसे, भगवान भरोसे भागते रहिए, सेंटर पे सेंटर, इधर से उधर, उधर से उधर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम की जड़। अगर सही से नहीं किया, सबसे पहले हम लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। कहीं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो बहुत सारे लोग बोलता है कि थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए, और जब किसी ने ऐसा बोला है कि शॉर्ट वीडियो बनाइए, तब मैंने 1-1 घंटे का, 50 मिनट का, 52 मिनट का वीडियो बनाया, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से वीडियो होता है। तो ये जॉइंट कंप्रेशन की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको अच्छे से समझने के लिए ये आप इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखिए। इसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया। ADHD के केस में सेंसरी ब्रशिंग जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही जॉइंट कंप्रेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। जॉइंट कंप्रेशन कैसे करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसका मैंने एक थ्योरी का वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है। सबसे पहले उसको आप देख लेंगे तो ये प्रैक्टिकल वीडियो समझ में आएगा। जिन बच्चों में कंसंट्रेशन की कमी है, वो स्थिर नहीं रहना चाहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, सामान उठा के फेंकते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, एक जगह स्थिर बैठना नहीं चाहते,
उन बच्चों में जॉइंट कंप्रेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। जिस जॉइंट का कंप्रेशन करना होता है उसके जस्ट ऊपर एक हाथ से जॉइंट को स्टेबलाइज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और फिर उस जॉइंट के नीचे एक हाथ से ग्रिप करके और एकदम जेंटली उसको अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं। इस वीडियो में आप देख पाएंगे अभी हिप जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा था। हिप तो ऐसे भी लाइंग पोजीशन में स्टेबलाइज रहता है, लेकिन एक हाथ रख दिया गया है स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर, और जस्ट हिप जॉइंट से थोड़ा सा पहले थाई को ग्रिप करके और जॉइंट कंप्रेशन किया जा रहा है। अपर लिम्ब में जॉइंट कंप्रेशन शुरू करते हैं फिंगर से। फैलेंजियल जॉइंट जितने भी होते हैं हमारे, हर हाथ में 14 जॉइंट होते हैं, तो उनका कंप्रेशन करते हैं। सबसे पहले DIP का करते हैं, फिर MIP का करते हैं, उसके बाद PIP का करते हैं। सारे फिंगर्स का क्रमशः जॉइंट कंप्रेशन कर लेते हैं। एक जॉइंट को कम से कम 10 रिपीटिशंस कंप्रेशन करते हैं। 2 से 3 सेकेंड एक कंप्रेशन को होल्ड करते हैं। ये आइडियल जॉइंट कंप्रेशन का टेक्निक होता है। कंप्रेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी होता है कि बच्चा आपको कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसके लिए आप उसको किसी एक्टिविटी में उलझा कर और तब जॉइंट कंप्रेशन करें, ताकि वो कोऑपरेट करे, इधर उधर उठ के भागे नहीं, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कंप्रेशन करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता है, जेंटल प्रेशर, और जॉइंट को खींचना नहीं है अपनी तरफ, सिर्फ कंप्रेस करना है, फिर उसको रिलीज करना है, फिर कंप्रेस करना है, रिलीज करना है। एकदम जेंटल प्रेशर के साथ में, बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं लगे, पेनफुल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। इस बच्चे में सारे फिंगर्स के जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है, एक एक करके जेंटली कंप्रेशन किया जा रहा है। ये कंप्रेशन सारा जॉइंट का, फिंगर के सारे जॉइंट का कंप्लीट हो जाने के बाद हम रिस्ट जॉइंट का कंप्रेशन करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। रिस्ट जॉइंट के बाद एल्बो जॉइंट पे जाते हैं, फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट का कंप्रेशन करते हैं। अभी इस बच्चे में रिंग फिंगर का जॉइंट कंप्रेशन किया जा रहा है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है जस्ट उसके ऊपर स्टेबलाइज कर लिया जा रहा है दूसरे हाथ से। तो स्टेबलाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है, तभी सही कंप्रेशन हो पाएगा। अभी इस बच्चे में लिटिल फिंगर का जॉइंट कंप्रेस किया जा रहा है। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि जस्ट ऊपर में इसको स्टेबलाइज किया गया है। फिंगर्स के कंप्रेशन के बाद अब रिस्ट जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है। तो एक हाथ से रिस्ट जॉइंट के जस्ट ऊपर में स्टेबलाइज कर लिया गया है रिस्ट जॉइंट को, और दूसरे हाथ से उसको अंदर की तरफ कंप्रेस किया जा रहा है। तो यही सही तरीका होता है जॉइंट कंप्रेशन का। अभी एल्बो जॉइंट का कंप्रेशन हो रहा है। तो एल्बो जॉइंट के जस्ट ऊपर स्टेबलाइज कर दिया गया है और दूसरे हाथ से अंदर की तरफ कंप्रेस किया जा रहा है। एल्बो के बाद इसमें शोल्डर जॉइंट का कंप्रेशन किया जा रहा है। शोल्डर जॉइंट के कंप्रेशन में ध्यान देना है कि अगर बच्चे को आप लाइंग पोजीशन में रखते हैं तब तो शोल्डर जॉइंट अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है, सिर्फ कंप्रेस करना होता है। अगर सिटिंग पोजीशन में रखे हैं तब उसको स्टेबलाइज करना पड़ता है, 90 डिग्री एबडक्शन में ले जाके तब कंप्रेशन करेंगे तो वो प्रॉपर कंप्रेशन होता है।
इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद भी अगर कुछ सवाल मन में रहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल पूछें, तुरंत ही उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अंत में बस ये हम कहना चाहेंगे कि सही से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी, कुछ भी करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही चीज़ समझ के थोड़ा बहुत ही करना। बहुत करने से ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा ही करें लेकिन सही सटीक करें। और जॉइंट कंप्रेशन जैसा हमने समझाया है, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित करते हैं, इधर उधर ऐसे कर दो वैसे कर दो, उससे कुछ भी नहीं। ये प्रॉपर जॉइंट कंप्रेशन है, तभी जाके कैनेस्थेटिक सेंस डेवलप करेगा। नहीं तो होता है ना कि जैसे डॉक्टर दवा दिया, टाइमली नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीमारी नहीं ठीक हो रही, इतना दिन से दवाई खा रहे हैं, तो सब टाइमिंग का ये होता है। उसी तरह एक सही अप्रोच होता है, तो जॉइंट कंप्रेशन का ये सही अप्रोच है। इसको आप करेंगे तभी जाके अच्छे से आप ये कर पाएंगे। जो लोग भी हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, देश दुनिया जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, तो आप 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करें। हमारा ये जो नंबर दिया गया है, इस पर आप 2 से 4 के बीच में कॉल करके बात कर लें, मैनेजमेंट का नंबर है, या फिर इस पर मैसेज करके हमारे साथ ऑनलाइन जोड़ने का प्रोसीजर जान सकते हैं। जो लोग फिजिकली हमारे यहाँ आना चाहते हैं, मंडे से बुकिंग स्टार्ट हो गई है, 25 तारीख से, 25 सितंबर से बुकिंग स्टार्ट है। आप लोग अपना बुकिंग करवा सकते हैं और हमारे यहाँ 1 सप्ताह के लिए आकर बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट करा सकते हैं। और उसके बाद घर जाके जो चीज़ें आपको जैसे बताई जाएंगी वो करना है और जाके ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। जो डायरेक्टली ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, जो यहाँ अभी नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ सकते हैं, उन सारे लोगों के लिए भी ये है कि देखिए क्या है कि बोलते हैं ना कि चूज वाइजली और बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया का एक मिशन हम लोगों ने शुरू किया है। उसको साकार करने के लिए सभी लोगों की क्या है ना, सकारात्मक भागीदारी चाहिए। सभी लोग चाहेंगे तभी उस सपना हमारा साकार होगा। तो इसके लेके भी अगर बच्चे को आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बिना हेजिटेट किए हमारे साथ जुड़ें। हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको सही अप्रोचेज बताए जाएंगे। हम इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और उम्मीद है कि हम दिन पर दिन अपने आप को बेहतर कर रहे हैं और ऑटिज्म के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम हम करने का दमखम रखते हैं और वो आगे करते रहेंगे। तो इसमें बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।